आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि डॉक्टर शंभू बादल सर करेंगे। आज के इस काव्य परिचर्चा के मुख्य वक्ता डॉक्टर बसंत त्रिपाठी जी हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बादल सर इस कार्यक्रम पे जुड़ चुके हैं और आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन वक्तव्य आदरणीय बड़े भाई अनवर समीम जी करेंगे। युवा कवि डॉक्टर लालदीप जी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आप तमाम साहित्य प्रेमियों से इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूं, जोहार प्रस्तुत करता हूं। युवा कवि डॉक्टर लालदीप जी इस मंच पर जुड़ चुके हैं कि आज का जो काव्य परिचर्चा आयोजित की गई है, ये युवा कवि डॉक्टर लालदीप जी की काव्य रचना है और इस कार्यक्रम को विलंब ना करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर लालदीप जी, युवा कवि डॉक्टर लालदीप जी। धन्यवाद डॉक्टर कृष्णा जी। जन कथाकार प्रेमचंद पुस्तकालय के फेसबुक पे लाइव पेज पर मेरे काव्य संग्रह गांव के चौराहे पर आयोजित परिचर्चा में जुड़े आप सभी को जोहार। इस परिचर्चा में भाग ले रहे आदरणीय वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार प्रोफेसर शंभू बादल सर, जिनके सानिध्य में मेरी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत हुई, जिन्होंने अपनी पत्रिका संपादित प्रसंग पत्रिका में मेरी कविताएं समय समय पर प्रकाशित की हैं, और आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर बसंत त्रिपाठी जी, जिनसे मेरा जुड़ाव नागपुर से रहा है, और उन्होंने पहली बार हमें कहा कि आप अपनी कविताओं को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए भेजिए, और इसके बाद यह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हुए इसे किताब का शक्ल देने में, पुस्तक का शक्ल देने में आदरणीय बड़े भाई और वरिष्ठ कवि अनवर समीम जी का विशेष आभार इसके लिए कि उन्होंने इसके प्रकाशन में अपना सुझाव और सहयोग दिया। साथ ही उनका स्नेह हमें बराबर मिलता रहा है। इस कार्यक्रम को में राजेंद्र पासवान जी भी इस परिचर्चा में भाग लेंगे, जो युवा कवि एवं समीक्षक हैं। साथ ही प्रिय अनुज डॉक्टर कृष्णा जी को विशेष आभार, जिनके कारण यह कार्यक्रम आप लोगों के बीच है, इस परिचर्चा हो पा रही है, जो खुद शिक्षण एवं शोध कार्य में जुड़े हैं और वर्तमान में जन कथाकार प्रेमचंद पुस्तकालय के हंसालों के सचिव भी हैं। साथ ही ठोठा भाषा में अपनी कविताएं भी रच रहे हैं। और बस मुझे बहुत सारी बातें तो नहीं कहनी है, अब मेरी कविताओं पर आप लोग कहेंगे, तो बस मुझे यही कहना है कि रचना अपने समय और समाज की अभिव्यक्ति है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वह रचना का विषय होता है, लेकिन रचना में जीवन के बेहतरी की आकांक्षा के बीज भी छुपे होते हैं। समाज, राजनीति और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में रचना कैटलिस्ट की तरह है, जो मनुष्य, जीव, प्रकृति के क्रमगत विकास को अपने में समेटे हुए रहता है। अंत में मैं विश्व के महान कवि पाब्लो नेरुदा की कविता के कुछ अंश आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं चाहता हूं मिट्टी, मैं चाहता हूं मिट्टी, आग, रोटी, शक्कर। मैं चाहता हूं मिट्टी, आग, रोटी, शक्कर, समुद्र, किताबें और जमीन सभी मनुष्यों के लिए। धन्यवाद। अब इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे कृष्णा जी। धन्यवाद युवा कवि डॉक्टर लालदीप जी। अब मैं डॉक्टर बसंत त्रिपाठी, जो युवा आलोचक हैं और वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, इनकी कई कृतियां हैं। उसमें मुख्य रूप से मौजूदा हालात को देखते हुए सहसा कुछ नहीं होता उत्सव समाप्ति के बाद, जो 3
कविता संग्रह है। शब्द जो कहानी प्रसंगवश आलोचना है। राष्ट्रभाषा का सवाल डॉक्टर रामविलास शर्मा। जनपक्ष धर्ता की वैचारिक। मीराबाई श्रृंखला की क्रांतिकारियों का जीवन और दर्शन जिनका इन्होंने संपादन किया है। मीराबाई श्रृंखला एवं शूद्र सम्मान 2007 एवं लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई सम्मान से सम्मानित डॉक्टर बसंत त्रिपाठी जी, युवा आलोचक। मैं आग्रह करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को अपनी आवाज आ रही है? ठीक। हाँ ठीक। हाँ ठीक है सर। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं लालदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके इस पहले संग्रह के लिए गांव के चौराहे पर। हालांकि ये बहुत मुश्किल समय है इस लिहाज से कि ये कार्यक्रम यदि सीधे सीधे होता मंच पर, हम लोग सब मिल बैठ करके लालदीप के इस पहले किताब, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कोरोना के समय में इसी माध्यम के द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो ये जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बीच में कुछ बहुत संक्षेप में 10-15 मिनट में अपनी मैं बात का ये जो संग्रह है, उस संग्रह को पढ़ते हुए कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई, जिसको मैं शेयर करूंगा और उसके माध्यम से लालदीप की कविताओं पर मैं बात करूंगा। अक्सर देखिए, पिछले समकालीन कविता जहां से शुरू होती है, 30-40 साल का उसका इतिहास है, और इन समकालीन कविता पर बात करते हुए अक्सर लोग यह आरोप लगाते हैं कि समकालीन कविता की संवेदना, उसकी अभिरुचि एवं उसकी संरचना लगभग एक जैसी है ना। और मतलब उसको कई व्यंग में प्लास्टिक बोर्ड तक की कविता भी कही है। विनोद दास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखा है जिसमें इस बात को वो कहते हैं। तो एक रास्ता समकालीन हिंदी कविता में बहुत दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं, विशेषकर जब आदिवासी पृष्ठभूमि से या आदिवासी समाज और वहां के सच को लेकर के, दलितों के सच को लेकर के, गांव देहात के सच को लेकर के, जब कवियों की एक पीढ़ी या कवि जब आते हैं समकालीन हिंदी कविता में, तो अचानक से समकालीन हिंदी कविता का पूरा रूप और उसका विन्यास बदला हुआ सा दिखाई पड़ता है। और लालदीप जी की कविताओं को मैं इसी अर्थ में लेता हूं। लालदीप की कविताएं समकालीन हिंदी कविता में जो आदिवासी स्वर है और जो आदिवासी संघर्ष है और आदिवासी पहचान का जो स्वरूप है, उसका विस्तार है लालदीप जी की कविता में। विशेषकर इस संग्रह के मैं आरंभिक कविताओं को जब मैंने पढ़ा, बहुत अपनी संरचना में बहुत सरल है, बहुत सीधी और साफ और सच्ची कविताएं। और इन कविताओं में वह आदिवासी समाज अपनी पूरी सहजता, अपनी पूरी पहचान, अपने पूरे सौंदर्य और भाषिक प्रतिबद्धता के साथ वह लालदीप जी की इन कविताओं के शुरुआती कविताओं में उपस्थित होता है। और लालदीप इन कविताओं को लिखते हुए आदिवासी समाज का या आदिवासी जीवन का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को अपनी कविताओं में वे लेकर के आते हैं, और बिना किसी अतिरिक्त वानगी के, बिना बनावटी बन के, बिना किसी अतिरिक्त मुग्धता या रोमांटिसिज्म के लालदीप जी इन कविताओं को लेकर के आते। जैसे उदाहरण के लिए इस संग्रह की पहली ही कविता हम देखें, बहुत अच्छा होता लालदीप जी कुछ कविताओं को पढ़े होते, आपसे उनसे कुछ कविताओं को पढ़वाइएगा भी, 3-4 कविताओं को, चूंकि उनकी किताब के विमोचन का ही अवसर है, लेकिन वे अपनी 2-4 कविताएं कम से कम पढ़े। पहली कविता है, देखिए, जमीन। इस कविता में जो व्यक्ति है वह कह रहा है कि, मतलब कविता का पूरा शब्दशः मैं कविता नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इस कविता में एक जो मध्यवर्ग का व्यक्ति है, उसको काम करने वाला मिल गया है और संजोग से वह
काम करने वाला वह व्यक्ति है जिसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद उस ऑफिस में वह उस ऑफिस के कर्मचारी के घर में एक निजी नौकर के तौर पर काम कर रहा है। कविता अपनी संरचना में बहुत छोटी है, सीधी और साफ है, लेकिन इसमें आदिवासी समाज को उनके अपनी ही जमीन या उनके अपनी ही पहचान से कैसे बाहर ढकेल दिया जा रहा है, इसका यह पूरा सच एक बहुत छोटी सी संरचना में आता है। दरअसल मुझे लगता है जिसको रणेंद्र जी ने अपने उपन्यासों में बहुत रखा है, लालदीप जी रणेंद्र जी से बहुत निकट भी हैं उनके, और उनके वैचारिकी का, उनकी आइडेंटिटी का और उनके संघर्ष का एक जो रणेंद्र जी का एक जो स्वर है, एक जो पक्ष है, एक भिन्न रूप में लालदीप जी की कविताओं में कई बार देखने को मिलता है। अनुभव संसार बिल्कुल अलग है, लेकिन वैचारिकी लगभग एक है। तो मैं बात कर रहा था कि हम इधर चल करके विकास की बहुत बातें हो रही है ना। पिछले 20-30 साल से कम का देखिए, ये 30 वर्ष है, इस आर्थिक उदारीकरण के 30 वर्ष के दौरान सबसे अधिक विकास की बातें हुई। और इधर चल करके जो सरकारें हैं, उन्होंने तो विकास के घोड़े पर जैसे पूरे भारतीय समाज को बैठा दिया। लेकिन कौन से भारतीय समाज को? वह भारतीय समाज जो उस अर्थ में सामान्य जन नहीं है, वह पूंजीपति है, वह राजनीतिज्ञ है, वह ठेकेदार है, और वह लोलुप और लिप्त मध्य वर्ग है, जिसकी लिप्साएं अनंत है, जिसकी लिप्साओं को कई तरीके से मेधा पाटकर या पी साईनाथ जैसे लोगों ने बराबर लिखा। तो यह जो तबका है, यह सोकार्ड विकास का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला तबका है। इस नजर से विकास को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि विकास बहुत बेहतर चीज है, लेकिन विकास को जैसे ही एंगल बदल करके देखते हैं, कोण बदल करके देखते हैं, उस व्यक्ति की आंख से, उस व्यक्ति की नजर से जो इस विकास को पे करता है, जो इस विकास को अपनी जिंदगी की सांसें दे करके इस विकास की कीमत अदा करता है, उस नजर से देखे तो ये विकास खोखला और बहुत दूर दिखाई पड़ता है। यह विकास नहीं, बल्कि एक तरह से कत्लेआम और नरसंहार की तरह दिखाई पड़ता है। लालदीप इस दूसरे एंगल से इस विकास को देखते हैं, और जमीन जो कविता है वो वही है। इसी संग्रह में आप देखिए, एक छोटी सी कविता है, सड़क। ये कविता चूंकि संरचना में छोटी, इसलिए इस कविता को मैं पढ़ना चाहूंगा। लालदीप जी लिखते हैं संग्रह की कविता में कि यह सच। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो उसका उद्घाटन वक्तव्य है, वरिष्ठ साहित्यकार अनवर समीम जी, जो बड़े भाई भी हैं और इस काव्य संग्रह का ब्लर भी लिखे हैं, स्वतंत्र लेखन करते हैं। आप हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं। आपकी कविताएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपकी कुछ कविताएं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित हैं। कुछ गजलें, कहानियां, लघु कथाएं, कविता, रिपोर्टाज, संस्मरण एवं समीक्षाएं भी छपी हैं। साहित्य, समाज, कला एवं संस्कृति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आज भी आपके लेखन जारी है। अब तक 2 कविता संग्रह, जो यह मौसम पतंगबाजी का नहीं है, एवं दूसरी जो है अचानक कबीर, के अलावे गजलों की पुस्तिका कांच का जिस्म और यादें बोलती हैं, संस्मरण भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं बड़े भाई अनवर समीम जी से आग्रह करता हूं कि इस काव्य परिचर्चा में भाग ले। अनवर दा। नमस्कार दादा बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है? हाँ सर, हाँ सर।
हाँ चलिए, धन्यवाद। तकनीकी खराबी आज से कुछ ज़्यादा ही है। बहरहाल जो बात करना है, बसंत त्रिपाठी जी भी अपनी पूरी बात नहीं कर पाए। बहरहाल अब हम लोगों का ये, चूंकि इस तरह के कार्यक्रमों में मैं शिरकत नहीं करता, क्योंकि तकनीकी जानकारी के अभाव में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो बहरहाल ये लालदीप की किताब की बात है और बोलना ज़रूरी है, इसलिए भी कि लालदीप जी ने इन कविताओं को लिखने में कितनी मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात और बड़ी बात ये है कि ये साहित्य के बैकग्राउंड वाले व्यक्ति नहीं है। इनका जो बैकग्राउंड है वो विज्ञान का है, साइंस का है, लेकिन इनकी दिलचस्पी जो है साहित्य में है, कविता लेखन में है, साहित्य पढ़ने और लिखने में है, साहित्य में दिलचस्पी, और साहित्य समाज को देखने का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो बड़ी बारीकी से किसी चीज का अध्ययन करता है, उसमें लालदीप जी ने अपने वैज्ञानिक जो समझ है उसका बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया है। कई कविताओं में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि इनकी कई कविताएं हैं, एक कविता की बात नहीं है, ये पूरा संग्रह, किसी कवि का प्रथम संग्रह होने के बाद भी बहुत अच्छी कविताओं का संग्रह है। और इनकी कविताएं जन सरोकार से जुड़ी कविताएं हैं, संघर्ष है इसमें, मजदूरों का जीवन है, झारखंड का समाज है, झारखंड की संस्कृति है, बहुत सारे चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें इनको कुछ हद तक सफलता भी मिली है, और आशा है कि भविष्य में ये और अच्छी कविताएं लिखेंगे और कविता की दुनिया में अपनी पहचान कायम करेंगे। मैंने तो इनकी कविताओं को जब देखा, शुरुआती दौर में जब पढ़ने का मौका मिला, तो चूँकि किसी भी कवि को अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ी मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए अपना अलग मुहावरा, अपनी अलग भाषा, अपना अलग शिल्प, ये सब कुछ गढ़ना पड़ता है, सब कुछ तैयार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि समाज को पढ़ने, समाज के लोगों को पढ़ने, उनके दुख तकलीफ़ों, उनके जीवन को देखने का जो अपना नज़रिया होता है, इसमें आप जितना ज़्यादा डूबेंगे, जितना नज़दीक जाएंगे। मैंने इस बात को रेखांकित किया है ब्लॉग में भी कि लालदीप अपनी कविताओं के साथ हाशिए के उन लोगों के साथ खड़े हैं जहां लोग जाने से कतराते हैं, वहां भी लालदीप की नज़र गई है, उन्होंने कविताएं लिखी है। जैसे दिहाड़ी मजदूरों पर इनकी एक कविता है कि इसी संग्रह में, जिसमें उन्होंने मजदूरों को के जीवन को, उनके संघर्ष को, उनके मेहनत का जो शोषण हो रहा है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रेखांकित किया है, इसमें अपनी कविताओं में रखा है। और सबसे बड़ी बात कि एक नए कवि होने के नाते इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो बहुत ही सहज है। मैंने आसानी से कोई न रखने वाला एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति भी इनकी कविताओं को समझेगा और उसके साथ हो लेगा, महसूस करेगा, उसके दर्द को महसूस करेगा। वो गांव, इसका ये है कि शहर में मौसम, उस कविता को मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप लोग को उसका कुछ पंक्तियां मैं सुना देता। तो इनकी एक छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ कि बारिश की बूंदें चूमती हैं फूलों का बदन, मिट्टी है प्यास सूखी धरती की, तुम्हारी हंसी की तरह उठती है सोधी महक, इन बूंदों से जैसे दिन भर खटने के बाद तुम्हारे पसीने में होती है खासी खुशबू, आधी रात के शहर की तरह होती है तुम्हारी खामोशी, बारिश के बाद खुले आसमान में खिली नर्म गुनगुनी धूप में तुम लौटती हो अपने घर, सहजती हो एक नया सपना कल के लिए, नई सुबह नए मौसम में। तो आशा और उम्मीद से भरा हुआ ये कवि है, और उम्मीद भी है कि ये भविष्य में अच्छी कविताएं लिखेंगे और कविता की नई जमीन तलाशेंगे, उस पर जो है नई कविताओं को का जो है ये करेंगे। और विकास की
एक कविता को एक नई मंजिल तक ले जाएंगे, ऐसी आशा है। लालदीप जी मेरे छोटे भाई की तरह है और बराबर हमसे उनसे कविताओं पर बातचीत होती रहती है। यहाँ सिर्फ एक औपचारिकता है जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उनकी कविताओं पर। हालांकि ये बोलने के लिए सही कहा बसंत जी ने, इस पर एक परिचर्चा आयोजित करके हम लोगों को वहां बैठ के 20-25 लोग जमा होकर के और सारी बातें करते तो ज्यादा सार्थक बातचीत हो सकती थी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रण के लिए, और मैं चाहता हूं कि बसंत जी को फिर से बुलवाएं और उनसे कुछ कहलवाइए, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई है, वो बोले। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद अनवर दा को। मैं पुनः बसंत सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं, लेकिन वो सर दिख नहीं रहे हैं। उन्हें पुनः रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। बसंत सर नहीं जुड़े हुए हैं। अगर जैसे ही जुड़ते हैं मैं पुनः उन्हें अपनी अधूरी बात को पूरा करने का मौका देता हूं। अगर जैसे ही जुड़ते हैं मैं पुनः उन्हें अपनी अधूरी बात को पूरा करने का मौका देता हूं। अब मैं आगे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि डॉक्टर शंभू बादल सर, जो बिनाव भावे विश्वविद्यालय के पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं हिंदी विभाग में, और पूर्व सदस्य हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के। उनकी कई कविताएं, कहानियां पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। अभी मेरे पास 2 किताबें उनके द्वारा रचित है, सपनों से बनते हैं सपने और मौसम को हाथ चलो। ये 2 काव्य संग्रह है। सर कई विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। मैं विलंब ना करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। वरिष्ठ कवि डॉक्टर शंभू बादल सर। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए सर। हेलो, आवाज जा रही है आप तक? हाँ सर। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। अच्छा। अरे लालदीप जी को बहुत बहुत बधाई। इस पहली पुस्तक के द्वारा ही इन्होंने पाठकों का ध्यान अपनी ओर विशेष तौर पर आकृष्ट किया है। पहली कविता पुस्तक है, लेकिन लगता नहीं है कि यह इनकी पहली है। बहुत ही मंगी हुई भाषा में बहुत ही तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। युवा कवि लालदीप वस्तुतः अच्छा, एक कृष्णा जी, वसंत जी, अनवर शमीम जी तथा अन्य साहित्यिक तथा साहित्य प्रेमियों को बहुत बहुत, उन सबों का बहुत बहुत आभार, उन्हें धन्यवाद इस आयोजन के लिए। वस्तुतः युवा कवि लालदीप जी अपनी कविताओं के माध्यम से कमजोर वर्ग की आवाज पूरी संवेदनशीलता के साथ मजबूती से उठाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से शोषण उत्पीड़न की बारीकियों को परखते हैं और उन्हें बड़े तरीके से कविता में प्रस्तुत करते हैं। शोषकों के षड्यंत्रों को वे पहचानते हैं और उनके छद्म को हमारे सामने प्रकट करते हैं। लालदीप जी वस्तुतः ग्रामीण जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े तरीके से कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।
ग्रामीण जीवन का उन्हें बड़ा गहरा अनुभव है। गांवों में वे रह चुके हैं, आज शहर का जीवन भी वे जी रहे हैं। गांवों और शहरों की जो विसंगतियां हैं, ग्रामीण जीवन के उजड़ने की जो कहानी है, जो कथा है, जो समस्या है, वो उनकी कविताओं में हमें बार बार दिखाई पड़ती है। ग्रामीण जीवन की त्रासदियों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने उसकी जड़ तक पहुंचकर उनके दर्द को हमारे सामने रखा है। फिर इसके साथ ही उन्होंने विकास के नाम पर जो लूट खसोट मचा हुआ है, उस विकास के नाम पर जो लूट खसोट है, उन सब पर भी उनका ध्यान बहुत अधिक रहा है। विस्थापन की समस्या को कवि ने बड़ी मार्मिकता के साथ उठाया है। जमीन मालकिन से आया बन जाने की बात कवि जमीन कविता में कहता है। उस जमीन कविता की कुछ बातों को, उसके कुछ वाक्यों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चलो अच्छा है, कल से नहीं घिसने होंगे बर्तन, रोटियां बनाते हुए अब नहीं जलेंगी हथेलियां, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े साफ करेगी। मैंने पूछा कौन, मेरे दोस्त ने इत्मीनान से कहा, एक आया मिल गई है। अब वह आया जब घर पूछने पर कहती है, बस इतना ही कहती है वह आया, साहब जहां आपका ऑफिस है वो जमीन हमारी थी। साहब जहां आपका ऑफिस है वो जमीन हमारी थी। तो यह जो जमीन मालकिन थी, जमीन मालकिन के आया बन जाने की जो कथा है, जो कहानी है, जो जीवन की समस्या है, जो लूट है, उसकी बड़ी दर्दनाक बात यहाँ कवि ने रखी है। तो विस्थापन की समस्या को लेकर के कवि ने एक और अगली कविता है इनके जो कागज का टुकड़ा, उसमें बहुत ही विस्तार से इन्होंने बताया है चरकू मांझी के द्वारा। साहब हम चरकू मांझी जहां हम खड़े हैं, हमारे घर का आंगन था, इसके पीछे जहां डंप है वहां हमारा घर था। तो इस तरह से जो आदिवासी जीवन का विस्थापन है, उनके जीवन में जो आई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, विकास के नाम पर जो विस्थापित किए गए हैं लोग, उन सब के जीवन को इन्होंने बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, परखा है और अपनी कविता के माध्यम से सफलतापूर्वक उन्हें प्रस्तुत किया है। फिर पर्यावरण पर भी उन्होंने काफी सतर्कता से दृष्टि डाली है। कवि कहता है, मृत पड़ी मधुमक्खियां, काली जंगली तितलियां, रात भर रोशनी से जड़कर दम तोड़ चुकी हैं। जंगल में आग लग गई है, लुटेरे जंगल को काट रहे हैं, नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं और इस तरह से पर्यावरण का विनाश हो रहा है और प्रकृति को बहुत ही अधिक क्षति हो रही है। मानवेतर प्राणी भी इससे प्रभावित हैं। आदमी तो प्रभावित है ही विस्थापित होने के कारण। फिर श्रम की लूट पर भी कवि ने बहुत ही अधिक बारीकी से ध्यान दिया है और हम सबका ध्यान उधर आकृष्ट किया है। कोयले के बोरे में सिमट गई है भूख और हक की लड़ाई। तो संघर्ष की बात कवि कहता है, लेकिन कोयले के बोरे में जो मजदूर लगातार दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन वे अपना पेट नहीं भर पाते, अंततः उन्हें बहुत ही विडंबनापूर्ण जीवन जीना पड़ता है, बहुत ही तकलीफ से भरा जीवन उनका होता है। और इस तरह से वह कवि कहता है, श्रम की लूट की वो इन पंक्तियों में भी हम देख सकते हैं। अपने दिन भर की श्रम शक्ति कुदाल झौड़ी करने के साथ ठेकेदार नेक मुंशी तय करते हैं मजदूरी। तो वह श्रम तो करता है, लेकिन श्रम का के बदले में उसे जो मिलना चाहिए वह खुद नहीं तय कर पाता, बल्कि ठेकेदार और मुंशी इसे तय करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से श्रम का शोषण होता है। ग्रामीण जीवन में जो बदलाव आया है
जो विकृतियां आई हैं उस ओर भी कवि ने ध्यान दिलाया है। फिर कवि ने जो कृषक संस्कृति की जो पहचान थी, जुआट, हल, उस ओर भी कवि का ध्यान गया है कि आज कृषक संस्कृति एक तरह से बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर आ गई है और जो पुरानी सामग्री थी किसानों की, वह सामग्री अब प्राय दिखाई नहीं देती और वे साल में, वर्ष में एक आध बार ही एक तरह से वे निकाले जाते हैं किसी अवसर पर। तो इस तरह से कवि ने ग्रामीण जीवन को के विभिन्न रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। लेकिन इस ओर जो प्रतिरोधी पक्ष है उसकी कविता का, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध वह लगातार आवाज उठाता है। दुख दर्द को अंकित करने के साथ साथ स्पार्टस कविता कवि की अंतिम कविता है, उसकी अंतिम पंक्तियां मैं बतलाता हूँ। स्पार्टस के वंशज आज भी लड़ रहे हैं, लड़ाई अब भी जारी है। तो लड़ाई अब भी जारी है, ये अंतिम वाक्य है इस कविता पुस्तक की। और इससे कवि एक तरह से संकेत देना चाहता है, एक इशारा करता है कि जनता का संघर्ष अभी जारी है और हर हालत पर यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि जनता को जीत नहीं मिल पाती। तो इस तरह से विभिन्न आयामों में प्रस्तुत एक कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन कविताओं को देखते हुए लगता है कि लालदीप में बहुत बड़ी संभावना है और भी बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं वो लिखेंगे और उनसे लंबी एक बड़ी उम्मीद हम सब की है। और इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस आयोजन के लिए बधाई। लालदीप जी को फिर से एक बार मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और नई रचना की प्रतीक्षा रहेगी और फिर हम लोग इस पर आगे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। सर को धन्यवाद और आभार प्रकट करती है जनकथाकार प्रेमचंद पुस्तकालय। आप वर्तमान में प्रसन्न पत्रिका के संपादक हैं और अभी भी आप इस पत्रिका का संचालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं राजेंद्र पासवान जी से आग्रह करता हूं को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। राजेंद्र पासवान जी। लगता है राजेंद्र जी किन्हीं कारण से लेफ्ट हो चुके हैं और बसंत सर से उनका लिंक नहीं आ रहा है। मैं इस कार्यक्रम को लालदीप जी से आग्रह करता हूं कि वो राजेंद्र जी से जुड़ने के लिए अपील करें। हाँ, राजेंद्र सर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी हैं। जोहार सर। नमस्कार। लालदीप जिसमें 46 कविताएं संकलित हैं और का महत्व इस बात में है कि इसकी अमूमन कविताएं लालदीप जी जिस परिवेश में है, यानी कि एक कोयलांचल, झारखंड का कोयलांचल क्षेत्र जहां पर खनन कंपनियां काम करती हैं, लोगों के सामने विस्थापन की बड़ी समस्या है, लोग विस्थापित हो जाते हैं अपनी जमीन से। और उनका कविता संग्रह की पहली कविता जो है वो जमीन, वो अपने इसी
चिंता को उसमें वो जाहिर करते हैं कि जैसा कि शंभू सर ने उस कविता को पढ़ा, और एक कविता उनकी है जो कोयला मजदूरों से संबंधित है। वो है जो कविता संग्रह का शीर्षक है गांव के चौराहे पे। यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं कोयलांचल के, वो खनन कंपनियों के चलते जो विस्थापन का शिकार होते हैं और किस तरह उनकी जमीन पे खनन होता है और वो कोयला साइकिल पे कोयला बेचने के लिए विवश होते हैं, कोयला चोर कहे जाते हैं। यानी कि बिना, कहते हैं कि बिना स्थानीय हुए आप सार्वभौमिक नहीं हो सकते और बिना व्यक्तित्व हुए आप निर्व्यक्तिक नहीं हो सकते। लालजी जी ने अपनी कविता संग्रह में एक चिंताकुल कवि के रूप में इन चीजों को रखा है। खैर, मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा गया है और मैं अपनी बात को समेटता हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। खैर, जन कथाकार प्रेमचंद पुस्तकालय आप हेशालोंग के तरफ से आयोजित ये काव्य परिचर्चा में डॉक्टर शंभू बादल सर, डॉक्टर बसंत त्रिपाठी, अनवर समीम जी और मंच के संचालक कृष्णा गोप जी, आप सभी को बधाई। इस परिचर्चा को देखने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को मेरी बधाई और इस सार्थक परिचर्चा के लिए मैं सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। सभी साहित्य प्रेमी जो इस मंच पर जुड़े, उनसे एक निवेदन है कि वो अगर डॉक्टर लालदीप जो युवा कवि हैं, अगर अपनी कविता को अगर पाठ करते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये जितने भी जुड़े हुए सदस्यगण हैं उनसे आग्रह है, अगर युवा कवि डॉक्टर लालदीप कोई भी एक कविता को स्वयं पाठ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है और इस कविता पाठ के बाद इस कार्यक्रम को समाप्त की जाएगी। युवा कवि डॉक्टर लालदीप जी। युवा कवि डॉक्टर लालदीप जी, आप कनेक्ट होइए। चूंकि राहुल जी हैं और रमेश जी हैं, सभी का निवेदन है कि आप स्वयं एक कविता का पाठ करते तो बेहतर होता। किन्हीं कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं इस कार्यक्रम धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए आ रही है। आदरणीय प्रोफेसर शंभू बादल सर, बसंत त्रिपाठी जी, अनवर समींदा और राजेंद्र जी, रमेश जी, हमलाल महतो जी, दीपक जी और इस कार्यक्रम में आप तमाम लोग, सोनी जी, जो लोग इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े और उन तमाम लोगों को जो अन्य माध्यमों से भी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबने कहा कि हमें कविता पाठ करनी चाहिए, तो कुछ कविताएं मैं आप लोगों को समझ रखूंगा। जैसे पहली कविता जो है जमीन। ही जलेंगे हथेलियां, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सब साफ करेगी। मैंने पूछा कौन? मेरे दोस्त ने इत्मीनान से कहा, एक आया मिल गई है, कहाँ की है? अब भी वह थोड़ा गंभीर हुआ। घर पूछने पर बस इतना ही कहती है, साहब जहां आपका ऑफिस है वो जमीन हमारी। और
एक अंत वाली कविता है स्पार्टकस। स्पार्टकस ने हाथ उठाकर कहा था, उठो और आजाद हो जाओ। अब कोई गुलाम और मालिक नहीं होगा। वो लड़े, आखिरी हद तक लड़े। स्पार्टकस ने कहा, हम कुछ भी नहीं भूलते। वह क्रिस्कस की मौत पर बच्चों की तरह रोता रहा। जीवन में पहली और आखिरी बार रोया स्पार्टकस। वह मारा गया नहीं, स्पार्टकस जिंदा है, तब तक जब तक इस दुनिया को स्पार्टकस की जरूरत है। विद्रोह का आखिरी गुलाम डेविड सलीब में टंगा पूछता है, स्पार्टकस नाकाम क्यों हुए? डेविड जो स्पार्टकस के साथ साये की तरह रहा, अपने पिता को सलीब पर टंगता देखता रहा। उस दिन के बाद से पथरा गई उसकी आंखें, जिसने रोमन राजदूत और सेनापति को नंगा कर छुरा थमाकर लड़ाने पर स्पार्टकस की आलोचना की थी। हम इंसान के द्वारा इंसान की हत्या के विरुद्ध हैं। वे महान नायक जो लड़े रोम के खिलाफ, रोमन साम्राज्य के खिलाफ, घृणा और नफरत के खिलाफ, आजादी के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए, स्त्री पुरुष की समानता के लिए, मालिक और गुलाम बनाने की सारी प्रक्रिया के खिलाफ, ग्लैडिएटर होने के विरुद्ध। रोमन सेनापति सिनेट सदस्य ग्रेकस अंत में आत्महत्या करता है, अपने सारे गुलामों को आजाद कर वारिनिया की मुक्ति के लिए अपने जीवन की जमा पूंजी लुटा देता है। वारिनिया स्पार्टकस की जीवन पूंजी आजाद होती है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती। वे गांवों तक पहुंचते हैं, गुलामों के लिए किसानों की जमीनें लूटने। स्पार्टकस के वंशज आज भी लड़ रहे हैं, लड़ाई अब भी जारी है। धन्यवाद। धन्यवाद पुनः एक बार युवा कवि डॉक्टर लालदीप जी को, जिनकी काव्य संग्रह गांव के चौराहे पर जन कथाकार प्रेमचंद पुस्तकालय के फेसबुक पेज पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई। आप तमाम सदस्य जो इस कार्यक्रम में भाग लिए, सभी को पुनः एक बार जोहार और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद।